नमस्कार। आज के इस बेहद अहम और दिलचस्प लीगल एनालिसिस में हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मुद्दा है आवारा कुत्तों का प्रबंधन और पब्लिक सेफ्टी। एक ऐसा विषय जो सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि संवैधानिक और बहुत हद तक भावनात्मक पहलुओं से भी जुड़ा है। एक कानूनी विशेषज्ञ के नजरिए से बिना किसी पक्षपात के हम इस फैसले के हर एक पहलू को बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे अदालत ने मानव अधिकारों और पशु कल्याण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो चलिए सीधे आज के इस विस्तृत और पूरी तरह से निष्पक्ष एक्सप्लेनर के स्ट्रक्चर पे एक नजर डालते हैं। हम इस मुद्दे को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, पब्लिक सेफ्टी का संकट। दूसरा, संवैधानिक और भावनात्मक टकराव। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चौथा, यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु के कानूनी मानदंड। पांचवा, नगर निगम के कर्तव्य। और छठा, कानूनी संरक्षण और अनुपालन। भाग 1, द पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस, एक बढ़ता हुआ गंभीर खतरा। आगे बढ़ने से पहले उस ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है जिसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की इतनी बारीकी से समीक्षा करने पर मजबूर किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ा? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37 लाख। जी हां, साल 2024 में पूरे देश में डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने के लगभग 37 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दरअसल इसी की वजह से भारत आज दुनिया के उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जहां रेबीज का खतरा सबसे ज्यादा है। जब भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में किसी बड़े बदलाव की बात आती है तो ऐसे ही हैरान करने वाले आंकड़े उसकी सबसे बड़ी वजह बनते हैं। और बात सिर्फ किसी एक शहर की नहीं है। अदालत के सामने जो रिपोर्ट्स रखी गईं वो वाकई परेशान करने वाली थीं। उदाहरण के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर में सिर्फ 1 महीने के भीतर 1084 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें कई छोटे बच्चों के चेहरों पर गंभीर चोटें आईं। उधर तमिलनाडु में हाल ही में महज 4 महीनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स पर भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर हमले हुए हैं, जैसे सूरत में एक जर्मन टूरिस्ट पर हुआ हमला। इन घटनाओं ने एकदम साफ कर दिया कि पब्लिक स्पेसेस में सुरक्षा अब एक क्राइसिस बन चुकी है। भाग 2, अधिकारों का टकराव, संविधान बनाम भावनाएं। अब हम इस मुद्दे के सबसे संवेदनशील और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स और लोकल रेजिडेंट्स के बीच का वो टकराव जो भावनात्मक भी है और कानूनी भी। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे संविधान के 2 बेहद अहम सिद्धांत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ पशु कल्याण समूह हैं जो संविधान के आर्टिकल 51A(G) का हवाला देते हैं। ये आर्टिकल सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने की बात करता है। उनका तर्क है कि आवारा कुत्तों को बड़े पैमाने पर पकड़कर बंद करना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत क्रूरता है। वो मानते हैं कि स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों को वापस उनकी जगह पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी के समर्थक हैं जिनका सीधा तर्क आर्टिकल 21 पर टिका है, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। सड़कों पर बिना खौफ के चलना, बच्चों का सुरक्षित रूप से खेलना, ये एक इंसान का मौलिक अधिकार है। ये एक बहुत ही गहरा संवैधानिक तनाव है। भाग 3, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक बड़ा कानूनी बदलाव। इसी भारी संवैधानिक बहस के बीच 19 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसे इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में ये भी शामिल है कि इंसान बिना कुत्तों के हमले के डर के आज़ादी से घूम सके। मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अदालत ने अपने उस पुराने आदेश को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया जिसमें आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही गई थी। कोर्ट का नजरिया साफ है, राज्य इस मामले में मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने चार्ल्स डार्विन की थियरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो जिक्र किया वो एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने इसमें दखल नहीं दिया तो समाज के सबसे कमजोर लोग जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के भरोसे जीवित रहने को मजबूर हो जाएंगे। और जाहिर है कोई भी सभ्य संवैधानिक समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नागरिक महज अपनी किस्मत या बाहुबल के सहारे सुरक्षित रहें। भाग 4, यूथनेशिया के नियम, सख्त नैदानिक सीमाएं। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। अदालत ने आवारा कुत्तों की मास किलिंग यानी उन्हें अंधाधुंध मारने का कोई आदेश नहीं दिया है।
बल्कि बहुत ही चुनिंदा और सख्त कानूनी उपाय तय किए गए हैं। अब एक बड़ा सवाल, प्रशासन कानूनी रूप से ये कैसे तय करता है कि किसी कुत्ते को यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु देना कब जायज़ है? मनमानी कार्रवाई को रोकने के लिए जो क्लिनिकल और लीगल शर्तें तय की गई हैं, आइए उन्हें समझते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इच्छा मृत्यु के लिए मानदंड कितने कड़े रखे गए हैं। किसी भी कुत्ते को तभी यूथेनेशिया दिया जा सकता है जब वो या तो रेबीज से संक्रमित हो, लाइलाज रूप से बीमार हो या फिर हिंसक रूप से आक्रामक हो चुका हो। और ये फैसला कोई आम अधिकारी नहीं ले सकता। इसके लिए वेटरनरी एक्सपर्ट्स का असेसमेंट अनिवार्य है। और ये पूरी प्रक्रिया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के सख्त दिशा निर्देशों के तहत ही होनी चाहिए। भाग 5, नगर निगम के कर्तव्य, कार्रवाई का जनादेश। नियम तो बन गए, लेकिन जमीन पर इन्हें कैसे उतारा जाएगा? इसके लिए सिविक बॉडीज यानी नगर निगमों को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल बॉडीज के लिए एक बहुत ही स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अनिवार्य कर दिया है। पहला स्टेप, आवारा कुत्तों को पकड़ना और उनका क्लिनिकल असेसमेंट करना। दूसरा, जो स्वस्थ हैं उनकी नसबंदी करके वैक्सीन लगाना। तीसरा, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट हब्स जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से उन्हें हटाकर रीलोकेट करना। और चौथा, जो कुत्ते रेबीज से पीड़ित हैं या लाइलाज हैं उन्हें आइसोलेट करना या कानूनी प्रक्रिया के तहत इच्छा मृत्यु देना। और इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक भारी भरकम लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। कोर्ट का साफ निर्देश है कि हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से फंक्शनल एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC सेंटर होना ही चाहिए। इन सेंटर्स में स्पेशलाइज्ड सर्जिकल सुविधाएं, ट्रेन्ड वेटरनरी स्टाफ और एंटी रेबीज दवाओं का पूरा स्टॉक होना चाहिए। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी निर्देश है कि वो आवारा पशुओं के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तैनात करें। लोकल निवासियों की सबसे बड़ी चिंता पब्लिक स्पेसेस को लेकर रहती है। इसे एड्रेस करते हुए कोर्ट ने हाई ट्रैफिक क्लियर्ड जोन्स बनाने का आदेश दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों, रेलवे स्टेशंस और हवाई अड्डों से, जैसे दिल्ली का IGI और सूरत एयरपोर्ट, आवारा कुत्तों को हटाना एकदम अनिवार्य है। इन जगहों पर लोग बिना किसी डर के जा सकें, ये सुनिश्चित करना अब सीधे राज्य की जिम्मेदारी है। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 6, कानूनी संरक्षण और अनुपालन, अधिकारियों का बचाव। जाहिर है, जब प्रशासन इतने सख्त कदम उठाएगा तो विवाद भी होंगे। ऐसे में इन नियमों को जमीन पर उतारने वाले अधिकारियों की जवाबदेही और उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि म्युनिसिपल अधिकारियों को हर कदम पर अनुपालन साबित करने के लिए क्लियर डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। अगर यूथेनेशिया दिया जा रहा है तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट और PCA एक्ट का कंप्लायंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ABC सेंटर चलाने के लिए सर्जिकल सुविधाओं और ट्रेन स्टाफ का सबूत जरूरी है। और रीलोकेशन के लिए पब्लिक सेफ्टी असेसमेंट और शेल्टर की क्षमता का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये चेकलिस्ट सुनिश्चित करती है कि कोई भी काम गैरकानूनी या मनमाने तरीके से ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था एक साथ कैसे काम करती है। कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि जो अधिकारी गुड फेथ में यानी नेक नियति से इन नियमों को लागू करेंगे, उन्हें पूरी लीगल इम्यूनिटी मिलेगी। उनके खिलाफ कोई FIR या दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई राज्य या अधिकारी इन आदेशों को नज़रअंदाज करता है या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही और कानूनी पेनल्टीज तय की गई हैं। मतलब अदालत के आदेश की अनदेखी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा नैतिक और कानूनी सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या टारगेटेड यूथेनेशिया के जरिए मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देना वाकई न्याय के तराजू को संतुलित करता है, या फिर ये सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने के हमारे उस बुनियादी संवैधानिक कर्तव्य को हमेशा के लिए बदल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले लंबे समय तक बहस होती रहेगी। इस लीगल एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और सुरक्षित रहें।